हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेज केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे क्या होते हैं और क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या डिफरेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी साइज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी साइज फिक्स होती है और उनकी ज्योमेट्री भी फिक्स होती है। और एमॉर्फस जो सॉलिड है उनकी साइज फिक्स नहीं होती है, वो इरेगुलर होती है। सेकंड पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि अविवीकरण उनकी व्यवस्था कैसे क्या होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें लॉन्ग टर्म्स होती है, दीर्घपराशी होती है, अरेंजमेंट फिक्स होता है। और अक्रिस्टलीय सॉलिड जो है उसमें शॉर्ट टर्म्स या लघु पराशी होती है। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड फिक्स, यानी कि क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और फिक्स होता है। और एमॉर्फस में इरेगुलर होता है, पहले ये सॉलिड पहले सॉफ्ट होते हैं, पर मुलायम होते हैं और बाद में ये मेल्ट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम देशिकता। या विषम देशिकता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्रेजेंस होती है और अक्रिस्टलीय सॉलिड उसमें एब्सेंट होती है। अक्रिस्टलीय सॉलिड में आइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, जिसको हम सम देशिकता कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है नेचर, इनको वास्तविक सॉलिड कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, लेकिन अमॉर्फस जो सॉलिड है उनको मिथ्या या झूठे सॉलिड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं, जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, मेटल्स भी हो सकती है वैसे तो। एमॉर्फस सॉलिड में ग्लास, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सारे के सारे एमॉर्फस सॉलिड या जिसको हम अक्रिस्टलीय सॉलिड्स कहते हैं उसमें आते हैं। सेकंड पॉइंट, एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपिक नेचर्स। आपको ये बता दिया गया है कि एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो क्रिस्टलीय सॉलिड्स में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट नहीं पाया जाता है। अब ये एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम विषम देशिकता कहते हैं, इसको एक डायग्राम द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। या इस डायग्राम में देखिए, इस स्ट्रक्चर को ए और बी साइड से कट किया है। तो ये वाला जो पार्ट बनता है फर्स्ट और ये पार्ट बनता है सेकंड। और अगर सी वाले पोर्शन और डी वाले पोर्शन से अगर इसको कट किया जाए तो ये पार्ट बनेगा ए और ये पार्ट बनेगा बी। आप फर्स्ट और ए पार्ट के स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, दोनों में जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट नहीं है, चेंज हो गया है। तो क्या होता है ऐसा करने पर, यानी कि आप किसी क्रिस्टलीय सॉलिड्स की लेयर को टू पार्ट में डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हो तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या जिसको अपन बोलते हैं अपवर्तनांक, थर्ड हीट कंडक्टिविटी या जिसको हम बोलते हैं तापीय चालकता, और फोर्थ मैकेनिकल स्ट्रेंथ या जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक शक्ति। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय सॉलिड्स है, अगर अपन उनको डिफरेंट साइड से कट करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस नेचर्स को, इस फिनोमिना को हम एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं या विषम देशिकता कहते हैं। अब सम देशिकता का मतलब होता है क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उनका शेप वैसे ही इरेगुलर होता है, तो आप उनको किसी भी साइड से कट करें तो वो शेप इरेगुलर रहेगा, तो इसको हम सम देशिकता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, जो क्रिस्टल हम पढ़ रहे हैं उनका लैटिस क्रिस्टल कैसा होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्रिस्टल लैटिस या जिसको हम कहते हैं जालक
क्रिस्टलीय जालक। तो क्या होता है क्रिस्टलीय जालक? क्रिस्टलीय लैटिस अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच प्रेजेंट इन क्रिस्टल। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल का एक 3 दिशा में या 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट या जो व्यवस्था होती है उसको हम क्रिस्टलीय लैटिस कहते हैं। पार्टिकल हैव एज एटम आयन और मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो पार्टिकल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एटम हो, वो आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब क्रिस्टलीय लैटिस हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ गुणधर्म हैं, वो क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। Characteristics of crystal lattice. First point, every point of crystal lattice are known as lattice point. यानी कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो बिंदु होता है, जो स्पॉट होता है, उस स्पॉट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, एवरी लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट पार्टिकल। अभी हमने कहा कि जो बिंदु होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं और वो लैटिस पॉइंट किसको एग्जिस्ट करता है, किसको दर्शाता है? पार्टिकल्स को। नेक्स्ट, 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। यानी कि ये क्रिस्टल का जो 3D अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल की ज्यामिति को एक्सप्लेन करता है। एवरी लैटिस पॉइंट आर कनेक्ट विद लीनियर लाइन। यानी कि ये जो जालक बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये क्रिस्टल की लीनियर एक रेखीय लाइन द्वारा कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने एक क्रिस्टल लैटिस का एक स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए। यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक स्पॉट लैटिस पॉइंट है और इन लैटिस पॉइंट को कनेक्ट एक लीनियर लाइन द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखें कि जो सभी लैटिस पॉइंट हैं एक लीनियर लाइन द्वारा कनेक्ट रहते हैं। अब इस क्रिस्टल जालक में आपको एक ग्रीन कलर का शेप नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर का जो शेप है इसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं, या जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे एकक कोशिका। तो ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट होता है और इसी पार्ट का रेपिटेशंस या पुनरावृत्ति जब होती है तो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशंस होता है। और यही हमारा अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस who repeat different direction and make complete crystal lattice that is known as unit cell। यानी कि एक छोटा सा भाग जो भिन्न भिन्न दिशाओं में आप उसको रेपिटेट कर रहे हो और या पुनरावृत्ति कर रहे हो और उस पुनरावृत्ति से आप एक कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशंस कर रहे हो, तो इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका। अब बेसिकली यूनिट सेल होती क्या है उसको हम सीखते हैं। यहाँ देखिए यूनिट सेल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। ए, बी और सी, इनको हम एक्सिस भी कह सकते हैं या इनको हम अक्षीय दूरियां भी कह सकते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में 3 अक्षीय दूरियां होगी, ए, बी और सी, या जिसको हम एक्सिस डिस्टेंस भी कहते हैं। और इनके बीच के जो एंगल है या जो कोण है उनको हम कहेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। और अल्फा, बीटा और जो गामा है इनको हम एक्सिस एंगल कहते हैं। तो याद रखें किसी भी यूनिट सेल में 3 एक्सिस डिस्टेंस होते हैं और 3 एक्सिस एंगल होते हैं। ओके, नेक्स्ट। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो अगर हमें कोई पूछे कि किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो हमने अभी पढ़े हैं ए, बी, सी आर एक्सिस डिस्टेंस
alpha, beta, gamma are axis angle. Axis distance and axis angle are 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यानी कि किसी भी यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं और हमें पूछे 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एक्सिस डिस्टेंस एंड एक्सिस एंगल। ओके, अब यूनिट सेल्स कितने टाइप्स की होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन रीड करते हैं। तो यूनिट सेल डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि यूनिट सेल्स होती क्या है। अब इनका टाइप्स क्या होता है यूनिट सेल का, उससे पहले अपन यूनिट सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। यहाँ पर एक क्यूब मैंने बनाया है आपके लिए। इस क्यूब में आप देखें येलो कलर्स की जो बॉल आपको नज़र आ रही है, इनको हम पार्टिकल कह सकते हैं या पार्ट ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो ये पार्टिकल अरेंजमेंट इस टाइप से यहाँ पे होता है। अब इसमें और बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं वो देखें। ईज मीन होता है किनारा। तो किसी भी यूनिट सेल में 12 एज अवेलेबल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12। तो किसी भी यूनिट सेल में जो एज या इसको किनारा कहते हैं वो 12 होते हैं। अब किसी यूनिट सेल को समझना हो तो आप एक कमरे को इमेज, रूम को इमेज कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी एक क्यूब से रूम जो होता है उसमें 12 एज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेस। किसी भी जो क्यूब है या जो यूनिट सेल है उसमें 6 फेस अवेलेबल होती हैं। फेस या जिसको हम फलक भी कहते हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड सिक्स फेज, यानी कि 6 फलकें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नर। कॉर्नर या जिसको हम कॉर्नर भी कहते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में 8 कोने अवेलेबल होते हैं। तो हमने यूनिट सेल के बारे में सीखा है कि 12 फलके किनारे होते हैं, एज होती हैं, 6 फलके होती है और 8 कोने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली जो यूनिट सेल है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्रिमिटिव और सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल हैं या पार्टिकल के जो पार्ट्स हैं वो ओनली अरेंज्ड ऑन कॉर्नर, यानी कि वो केवल कोने पर ही अरेंज होते हैं। ये जो सेल है ये प्रिमिटिव सेल कहलाती हैं, जिसको हम आद्य एक कोशिका भी कहते हैं। अब इसके अलावा बाकी सारी जो सेल्स हैं उनको हम सेंटर सेल कहते हैं। तो जनरली जो सेंटर सेल है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड, सेकंड फेस सेंटर्ड और थर्ड एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होती है, फेस सेंटर्ड सेल क्या होती है, एंड सेंट्रल सेल क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले प्रिमिटिव, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिमिटिव सेल्स जो होती है उसमें जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पर ही अरेंज्ड होते हैं। सेकंड बॉडी सेंटर्ड। अब यहाँ बॉडी सेंटर्स को देख लीजिए।
पार्टिकल कोने पर अरेंज है, लेकिन एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी अरेंज है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड, दैट इज फेस सेंटर्ड। अब यहाँ देखिए, फेस सेंटर्ड का मीन होता है फेस 6 होती है और एवरी फेस सेंटर्ड है वन पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो किसी भी फेस में किसी भी यूनिट सेल में 6 फेस होती है और 6 फेस के सेंटर्ड में पार्टिकल का पार्ट अवेलेबल होता है, तो इसको अपन फेस सेंटर्ड कहेंगे। नेक्स्ट, एंड सेंटर। अब एंड सेंटर और फेस सेंटर में क्या डिफरेंट है? फेस सेंटर की प्रत्येक फलक के बीच में एक पार्टिकल का पार्ट रहता है या पार्टिकल रहता है, लेकिन एंड सेंटर की एक स्पेशलिटी है कि इसमें कोई भी दो ऐसी जो लेयर होती है जो पैरेलल होनी चाहिए, उनके सेंटर्ड में पार्टिकल अवेलेबल होता है, तो ये कहलाती है आपके एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, थर्ड फेस सेंटर्ड, फोर्थ एंड सेंटर्ड, और एक और स्पेशल यूनिट सेल है जिसको हम कहेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल्स की एक स्पेशलिटी है कि इसके कोने पे पार्टिकल होते हैं और दो फेस के सेंटर में भी रहते हैं, और 3 पार्टिकल हैं वो बॉडी सेंटर्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, दिस इज हेक्सागोनल। तो ये यूनिट सेल के स्ट्रक्चर है, आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। ये कोई इन यूनिट सेल के स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, सेकंड बॉडी सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, फोर्थ एंड सेंटर एंड 5 हेक्सागोनल। ओके, नेक्स्ट पार्ट 7 क्रिस्टल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जो सॉलिड स्टेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में अवेलेबल रहते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक या जिसको हम कहेंगे घनीय, सेकंड टेट्रागोनल या जिसको अपन कहेंगे चतुष्फलकीय, फिर ऑर्थो रोम्बिक या जिसको अपन बोलेंगे विषम लंबाक्स, और हेक्सागोनल षटकोणीय, रोम्बोहाइड्रल का मतलब होता है त्रिसमताक्ष, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष। अब ये जो 7 क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये जो 7 क्रिस्टल्स जो होते हैं, इन 7 क्रिस्टल के रिलेटेड जो यूनिट सेल होती है उनको इससे अपन रिलेटेड करते हुए एक टेबल स्टडी करते हैं, और उस टेबल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखिए, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवे स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने एक टेबल आपके लिए बनाई है। इस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड या RBC बोर्ड एग्ज़ाम हो, इससे टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक का मीन्स होता है घनीय। अब यहाँ देखिए, इसमें जो सेकंड पैरा है वो यूनिट सेल्स का है। यहाँ P का जो मीन है वो होता है प्रिमिटिव सेल, B का मीन होता है बॉडी सेंटर्ड, F का मीन होता है फेस सेंटर्ड, और E का मीन होता है एंड सेंटर्ड, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यूबिक जो है उसकी स्पेशलिटी है कि इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं, P, B और F, और इनका जो एक्सिस डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, एक्सिस जो एंगल है वो इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है। लेकिन सेकंड टेट्रागोनल जो है उसमें यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है, P और B। P का मीन्स होता है
प्रिमिटिव और बी का मीन्स होता है बॉडी सेंटर्ड। बट इनके जो एक्सिस डिस्टेंस है ए और बी तो इक्वल होते हैं, लेकिन सी नॉट इक्वल होता है। थर्ड, एक्सिस एंगल जो क्यूबिक का होता है, सेम फिनोमिना टेट्रागोनल का भी होता है। थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें फोर्थ यूनिट सेल पाई जाती है, बट इसमें एक्सिस डिस्टेंस नहीं होता है और एक्सिस एंगल इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्रिस्टल जिसमें 4 टाइप की यूनिट सेल्स पाई जाती है बट उनके एक्सिस डिस्टेंस सेम नहीं होते हैं और एक्सिस एंगल सेम होता है, तो वो कौन सा है? तो वो ऑर्थोरोम्बिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोम्बोहाइड्रल या टेट्रागोनल। इसमें एक ही टाइप्स की जो यूनिट सेल होती है, इसमें एक्सिस डिस्टेंस सेम होते हैं, एक्सिस एंगल भी सेम होते हैं, बट वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। हेक्सागोनल में भी एक ही यूनिट सेल्स होती है। हेक्सागोनल की स्पेशलिटी है कि इसमें ए और बी तो सेम होते हैं, बट वो सी के सेम नहीं होते हैं। अल्फा बीटा जो एंगल है 90 डिग्री होते हैं और गामा 120 होता है। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक। इसमें 2 टाइप की यूनिट सेल्स पाई जाती है, पी और ई, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। अब इसमें जो एक्सिस डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होते हैं। अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक्स लास्ट जो पार्ट है, ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एक यूनिट सेल्स पाई जाती है और इसमें ना तो एक्सिस डिस्टेंस सेम होता है, ना एक्सिस एंगल सेम होता है, ना 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 7 क्रिस्टल हैं और इनसे रिलेटेड 14 जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेवे स्ट्रक्चर है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और यही आपकी ब्रेवे 14 स्ट्रक्चर है जो ब्रेवे साइंटिस्ट है उसने दी थी। इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको याद रखें। ब्रेवे स्ट्रक्चर 14 जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब अपन इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं कि जो यूनिट सेल्स होती हैं उस यूनिट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। सबसे पहले अपन इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम जरूर सीखेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि पार्टिकल कॉर्नर पर है, मैंने आपको पहले स्टेप्स में समझाया है, तो कॉर्नर पर पार्टिकल है, जैसे ये इमेज कीजिए कॉर्नर पर पार्टिकल है, तो कॉर्नर पर पार्टिकल की एक स्पेशलिटी है कि कॉर्नर पर जो पार्टिकल है वो इस टाइप से कट होता है। यहाँ देख लीजिए, आपको मैंने डायरेक्शन समझाया है। अब इस पॉइंट की एक स्पेशलिटी है कि ये जो पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप, इसमें इसके 8 पार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है वो इस टाइप से डिवाइड होता है, यानी कि एक यूनिट सेल होती है वो एक कॉर्नर से 1/8 पार्टिकल का गेन करती है। याद रखें, कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है, कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का 1/8वां भाग ही एक यूनिट सेल में अवेलेबल होता है एक कॉर्नर पर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर्ड हो, तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एक पार्टिकल है तो याद रखें फेस सेंटर्ड अगर होता है तो वो पार्टिकल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इट मीन्स एक यूनिट सेल के पास एक फेस से 1/2 पार्टिकल का पार्ट मिलेगा। तो याद रखें, कॉर्नर से मिलता है 1/8, फेस सेंटर्ड से मिलता है 1/2। नेक्स्ट, अगर वो एज सेंटर्ड है या
कोर के बीच में अवेलेबल है तो याद रखें वह इस टाइप से डिवाइड होगा और एक कोर के सेंटर पर पार्टिकल का जो पार्ट होगा वो 1/4 होगा। इम्पोर्टेंट याद रखें, कॉर्नर पर 1/8, फेस सेंटर पर 1/2 और एज सेंटर पर 1/4। नेक्स्ट पॉइंट, एट बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर की स्पेशलिटी है कि ये पार्टिकल कभी भी डिवाइड नहीं होता है, यानी कि एक यूनिट सेल में अगर एक बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है तो वो एक ही होगा। अगेन कॉर्नर पर 1/8 और फेस सेंटर पर 1/2, एज सेंटर पर 1/4 और बॉडी सेंटर पर 1। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर हम किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव सेल में। आपको पता है कि प्रिमिटिव सेल की स्पेशलिटी है कि इसमें जो पार्टिकल्स के पार्ट है वो कॉर्नर पर होते हैं। आपको मैं समझा चुका हूँ, कॉर्नर पर 1/8 पार्ट मिलता है। यहाँ देखिए कॉर्नर पर 1/8 पार्ट। अब आप प्रिमिटिव सेल को देख सकते हैं, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 1 से 1/8 जब 8 मिलेगा तो 8 से कितना मिलेगा, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो अगर हमें पूछे किसी भी प्रिमिटिव सेल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है तो आपको ध्यान रखना 8। कैसे आया, कॉर्नर से 1/8 मिलता है और कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर से आपको मिल जाएगा 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेल पढ़ रहे हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे रहता है और एक बॉडी में रहता है। अब जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल है वो 1/8 आपको समझा चुका हूँ, और बॉडी के सेंटर में जो होता है वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो BCC में 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा और बॉडी सेंटर में एक ही है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो टोटल जो BCC है में जो पार्टिकल है वो 2 मिलेंगे। यहाँ ध्यान दें, बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल की संख्या 2 होगी, प्रिमिटिव में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2। नेक्स्ट यूनिट सेल पढ़ते हैं हम FCC, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका का आपको पता है कि फलक के बीच में भी पार्टिकल्स रहते हैं। तो कॉर्नर से मिलेगा 1/8 और फेस से मिलेगा 1/2। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको पता है कॉर्नर होता है 8 तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। फेस होती है 6 तो 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। ओवरऑल होते हैं 4। तो याद रखें, फेस सेंटर्ड में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 4। किसी भी फेस सेंटर में पार्टिकल की संख्या होती है 4। नेक्स्ट पॉइंट ECC या एंड सेंटर। तो एंड सेंटर की स्पेशलिटी है कि इसके कॉर्नर से मिलेगा 1/8 और इसके फेस सेंटर से मिलेगा 1/2। अब कॉर्नर 8 है तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 और फेस है 2, यानी कि 2 फेस सेंटर्ड ही है तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टोटल मिलेगा 2। तो याद रखें, एंड सेंटर में पार्टिकल की जो संख्या है वो 2 होती है। नेक्स्ट हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो कॉर्नर है ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो 12 कॉर्नर है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यह कॉर्नर से 1/8 नहीं मिलेगा, यह कॉर्नर से मिलता है 1/6। तो ऊपर वाले कॉर्नर से 1/6, नीचे वाले कॉर्नर से भी 1/6 मिलेगा हमें। इसके बाद इसकी जो ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस है उसके सेंटर में पार्टिकल है। तो फेस सेंटर आप जानते हैं कि 1/2 मिलेगा ऊपर और नीचे से। और अब इनके जो 3 ऑरेंज कलर के पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं,
ये 3 पार्टिकल है वो बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है। बॉडी सेंटर्ड आपको पता है वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर होंगे 1/6 इंटू 6, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 1/6 नीचे वाला इंटू 6 1, और फेस सेंटर्ड 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो हेक्सागोनल में जो पार्टिकल है वो 6 होंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है हमारा टॉपिक यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, उसमें अवयवकण कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो आपको समझा है। तो आप इन्हें पढ़ें, और इस टॉपिक के साथ आज मैं आपको थैंक्स देना चाहूँगा कि आपने मेरा वीडियो देखा, और मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो लाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए। तब तक के लिए धन्यवाद।